हेलो दोस्तों, आइए ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के हिंदी विषय के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें 10 बहुविकल्पीय प्रश्न और 10 अति लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे। दोस्तों, इसमें हमने जो भी प्रश्न शामिल किए हैं वो सब प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए प्रश्न होंगे। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, जिससे आप समझ पाएँ कि यूपी डीएलएड में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा, हिंदी के पेपर में आपसे 5 बहुविकल्पीय प्रश्न, 6 अति लघु उत्तरीय प्रश्न और 7 लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, जिन्हें हल करने के लिए आपको 1 घंटे का समय मिलता है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहला प्रश्न पूछा गया है, या और वह वर्ण क्या कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, अर्धस्वर या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा या और वह वर्ण कहलाते हैं अर्धस्वर। ठीक है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात करें संयुक्त व्यंजन की, तो आपको याद रखना है, जो व्यंजन 2 अलग अलग व्यंजनों के मेल से बनते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं, जैसे छा, त्रा, ज्ञा और सिरा। ठीक है, आपने देखे होंगे ये 4 आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं। बात करें ऊष्म व्यंजन की, तो आपको याद रखना है, जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से गर्म हवा निकलती है उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं, जैसे सा, सा, सा और हा। ठीक है, ये आपके 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं, आपको याद रखना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 2 में पूछा गया है, कोश का सही अर्थ चुनिए। अन्न, खजाना, खजाना, शब्द संग्रह, शब्द धन या फिर अनाज भंडार। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, कोश का अर्थ हो जाएगा खजाना। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये वाला सा है जिसमें कोश, इसका अर्थ हो जाएगा खजाना, और इस वाले कोश का अर्थ हो जाएगा शब्द संग्रह। ठीक है, जैसे कोश का हो जाएगा राजकोष, आपने शब्द सुना होगा राजकोष। ठीक है, राजकोष ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, और इस वाले कोश का जैसे आपने शब्द सुना होगा शब्दकोश। ठीक है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा। बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 3 में पूछा है, किस वर्ण का उच्चारण स्थान दंत है? ग, ठ, छ, था। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपको बताना है, कौन सा हो जाएगा? आपका इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जो था है ये ता वर्ग का व्यंजन है, और ता वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? दंत होता है। ठीक है, बात करें गा की, तो ये का वर्ग का व्यंजन है, और का वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। ठीक है, ठा का उच्चारण स्थान मूर्धा हो जाएगा, और छा का उच्चारण स्थान तालु हो जाएगा। आपको याद रखना है, इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी होगा, था। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 4 में पूछा है, स्थावर का विलोम शब्द है सचल, चेतन, चंचल या जंगम। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा, स्थावर का हो जाएगा जंगम। क्या हो जाएगा? जंगम हो जाएगा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। बात करें सचल की, सचल का हो जाएगा विलोम शब्द अचल। क्या हो जाएगा? अचल हो जाएगा। ठीक है, चेतन का क्या हो जाएगा? चेतन का अचेतन हो जाएगा, आपको याद रखना है। और चंचल का क्या हो जाएगा? चंचल का स्थिर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्थिर हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? ऑप्शन डी है। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 5 में पूछा है, अहि शब्द का अर्थ है सर्प, शार्दुल, निरप या भौरा। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा, अहि जो शब्द है वो संस्कृत शब्द है, और इसका अर्थ होता है, क्या होता है? सांप। ठीक है, क्या हो जाएगा? सांप, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सर्प। ठीक है, इसके पर्यायवाची हैं भुजंग, विषधर, सांप, अहि आदि। ठीक है, बात करें शार्दुल की, तो इसका अर्थ होता है शेर या सिंह। ठीक है, बात करें निरप की, निरप का अर्थ होता है राजा, और बात करें भौरा की, तो भौरा क्या? भ्रमर हो जाएगा। ठीक है, भ्रमर का अर्थ होता है भौरा। बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 6 में पूछा गया है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है व्यंजन, शब्द, स्वर या वर्ण। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा, भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है लिखित वर्ण। ठीक है, कौन सी हो जाएगी? वर्ण। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आपको याद रखना है, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि होती है। ठीक है, बात करें शब्द की, शब्द क्या होते हैं? तो भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई को शब्द कहते हैं। बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 7 में पूछा है, अयोगभाव है विसर्ग, अल्पप्राण, महाप्राण या संयुक्त व्यंजन। तो दोस्तों आपको याद रखना है, अयोगभाव हिंदी में विसर्ग और अनुस्वार को अयोगभाव कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, अयोगभाव है विसर्ग। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 8 में पूछा है, द्विज शब्द का अर्थ है दांत, पक्षी, ब्राह्मण या उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, द्विज का अर्थ हो जाएगा दांत, पक्षी, ब्राह्मण, उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा, क्योंकि दोस्तों द्विज एक अनेकार्थी शब्द है, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 9 में पूछा है, मूल स्वर हैं आ, ई, उ, री,
ए ओ या फिर अंग अह। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा, यहाँ पे मूल स्वर पूछे गए हैं, तो ऑप्शन 20 प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आ ई उ री। ठीक है, इन्हें ह्रस्व स्वर भी कहा जाता है। और बात करें आ, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये तीनों दीर्घ स्वर हैं। ठीक है, तो ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आ ई उ री। ठीक है, ये मूल स्वर कहलाते हैं। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 10 में पूछा है अंतःस्थ व्यंजन की संख्या है 2, 3, 4 या 6। तो अंतःस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। ठीक है, अंतःस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? या, र, ल, व। ठीक है, ये होते हैं आपके 4 अंतःस्थ व्यंजन। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, यदि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। 10 प्रश्न में से आपके कितने सही हुए हैं कमेंट में बताइएगा। बात करें यहाँ पे आप देख सकते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न की। पहला प्रश्न है हिंदी भाषा के कौशलों के नाम लिखिए। तो आपका आंसर हो जाएगा हिंदी भाषा के 4 कौशल होते हैं। ये चारों कौशल भाषा सीखने की प्रक्रिया में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो यहाँ पे आप याद रखेंगे क्रम से सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ठीक है, 4 कौशल होते हैं हिंदी भाषा के। कौन से? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 2 में पूछा है स्वराघात किसे कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा शब्द बोलते समय अर्थ या उच्चारण की स्पष्टता के लिए जब किसी अक्षर पर वक्ता द्वारा विशेष बल डाला जाता है तब इसे स्वराघात या बलाघात भी कहते हैं। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 3 में पूछा है आर्य एवं उन्नति का विलोम लिखिए। तो आपको बताना है आर्य एवं उन्नति के विलोम शब्द। तो यहाँ पे आप लिखेंगे शब्द, यहाँ पे लिखेंगे विलोम शब्द। तो आर्य का क्या हो जाएगा? अनार्य हो जाएगा। उन्नति का क्या हो जाएगा? अवनति हो जाएगा। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 4 में पूछा है दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से दुगना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। किन्हें कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से दुगना समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपके दीर्घ स्वर हैं। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 5 में पूछा गया है संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के मेल से बने वर्ण संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में मुख्य रूप से 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं संयुक्त व्यंजन 4 हैं। और कैसे बनते हैं ये भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। छा कैसे बना है? हलंत का प्लस सा से। यहाँ पे आप देख सकते हैं त्रा कैसे बना है? हलंत ता प्लस रा से। गया कैसे बना है? हलंत जा प्लस या से। और सरा कैसे बना है? हलंत सा प्लस रा से। ठीक है, आपको याद रखना है, ये भी आपसे पूछे जाते हैं। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 6 में पूछा है समानार्थी शब्द का आशय लिखिए। मतलब समानार्थी शब्द क्या होते हैं आपको बताना है। तो आंसर हो जाएगा समानार्थी शब्द वह शब्द है जिसका अर्थ दूसरे शब्द के समान होता है। उदाहरण के लिए सुंदर और आकर्षक एक दूसरे के समानार्थी शब्द हैं। ठीक है, जैसे आपने पढ़े होंगे जल के समानार्थी शब्द होते हैं पानी, अम्बू, बारी, तोय आदि आपने पढ़े होंगे। ये जल के समानार्थी या पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 7 में पूछा है जिसका जन्म पहले हुआ हो वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? जिसका जन्म पहले हुआ हो उसके लिए एक शब्द होता है अग्रज। क्या होता है? अग्रज होता है, आपको याद रखना है। ठीक है, जिसका जन्म पहले हुआ हो उसके लिए एक शब्द है अग्रज। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 8 में पूछा है लिपि को परिभाषित कीजिए। यानी कि लिपि किसे कहते हैं आपको बताना है। तो आंसर हो जाएगा किसी भाषा को लिखने के लिए जिन प्रतीक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। लेखन कला की शुरुआत चित्रलिपि से हुई है। यह भी दोस्तों आपसे पूछा गया था कि लेखन कला की शुरुआत कहाँ से हुई है? तो चित्रलिपि से हुई है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि है। आपसे यह भी पूछा जाता है कि हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो देवनागरी लिपि है। ठीक है, लिपि क्या है? किसी भाषा को लिखने के लिए जिन प्रतीक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 9 में पूछा है लेखन शिक्षण की सामान्य त्रुटियों को स्पष्ट कीजिए। तो आंसर हो जाएगा छात्रों में लेखन संबंधित त्रुटियां पाई जाती हैं। मात्राओं की अशुद्धियां, वर्णों को उचित आकार में ना लिख पाना, उल्टे अक्षर लिखना, सिरोरेखा ना लगाना आदि लेखन संबंधित त्रुटियां हैं। तो यहाँ पे आपने देखा होगा मात्राओं की अशुद्धियां बच्चे बहुत करते हैं। ठीक है, वर्णों को उचित आकार में ना लिख के कोई छोटा कोई बड़ा लिख देते हैं, ये भी क्या है? त्रुटि है। ठीक है, उल्टे अक्षर लिखना, कभी कभी आपने देखा होगा जो बच्चे होते हैं लिखते समय उल्टे अक्षर बना देते हैं। ठीक है, सिरोरेखा यानी कि जो ऊपर आप रेखा खींचते हैं ये भी कभी कभी आपने देखा होगा बच्चे नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? लेखन संबंधित त्रुटियां हैं। बात करें अगले प्रश्न की, यानी कि आज की वीडियो के अंतिम प्रश्न की, प्रश्न नंबर 10 में पूछा है अनुलेख एवं श्रुतलेख में क्या अंतर है समझाइए। तो आंसर हो जाएगा अनुलेख। अनुलेख कैसे कहते हैं? किसी दिए गए पाठ को देखकर उसे हूबहू लिखना। इसका उद्देश्य सुंदर, स्पष्ट और सही लेखन शैली का अभ्यास कराना है। अनुलेख का क्या होता है? किसी दिए गए पाठ को देखकर सेम टू सेम लिखना, यानी हूबहू लिखना, उसे अनुलेख कहते हैं। श्रुतलेख क्या होता है? शिक्षक द्वारा बोले गए वाक्य या अनुच्छेद को सुनकर उसे लिखना। ठीक है, यानी कि जैसे
आपने देखा होगा क्लास में इमला बोला जाता है, फिर बच्चे लिखते हैं उसे क्या कहते हैं, श्रुतलेख। ठीक है, शिक्षक द्वारा बोले गए वाक्य या अनुच्छेद को सुनकर उसे लिखना है। इसका उद्देश्य सुनने की क्षमता, ध्यान और बर्तनी का अभ्यास कराना है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 20 प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, आपने देखे होंगे। और दोस्तों यूपी डीएलएड से संबंधित सभी लेटेस्ट अपडेट और क्लासेज के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा।